हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज 28 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 28 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता ये की है चाइना ने। इस सम्मेलन में होगा क्या? तो जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, भारत में स्थिति ज़्यादा खराब है और कंट्रीज़ में भी है लेकिन भारत से कम है। तो इस कोरोना महामारी की स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता उसी ने की है जिसने कि दुनिया को कोरोना दिया है। मतलब कि चाइना ने इसकी अध्यक्षता की, जिसकी थीम थी ए वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन। ये थी इसकी थीम। यदि हम बात करें चाइना की, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और AIIB का। यहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। अब हम चाइना से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। भारत और चाइना के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन है ये कहलाती है मैक मोहन रेखा, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन है ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। और एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है यांगसी रिवर, ये इसी चाइना में प्रवाहित होती है, जबकि एशिया की जो दूसरी सबसे लंबी रिवर है इसका नाम है हुआंगहो रिवर, जिसे आप येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये भी चाइना में प्रवाहित होती है। साथ ही कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश ये चाइना है। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है, मतलब कि चाइना की सीमा ये सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। ये कुल 13 कंट्रीज से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना ये दर्ज की गई है। यह घाटी कहाँ स्थित है? ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। नीति घाटी में जो ग्लेशियर फटने की घटना जो न्यूज़ में आई थी, जो कि स्थित है उत्तराखंड में। कुछ समय पहले ही यहाँ जो चमोली जिला है यहाँ भी ग्लेशियर फटने की घटना सामने आई थी और अब ऐसी ही घटना नीति घाटी में देखने को मिली है। ग्लेशियर फटना मतलब कि इसका कारण क्या होता है? तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ग्लेशियर फटने की जो घटना है ये पानी के दबाव के कारण होती है। कम बर्फबारी और उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर के कारण बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगता है और ग्लेशियर बांधों में खतरनाक पानी, मतलब कि जो उसका लेवल होता है पानी का, वह बढ़ जाता है और वह बांध उसे सहन नहीं कर पाता और वह फट जाता है। यह है ग्लेशियर फटने की घटना। तो उत्तराखंड में बैक टू बैक 2 बार ग्लेशियर फटने की घटना सामने आ चुकी है। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है देहरादून और हाल ही में यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये बनाई गई है गैरसेन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। और उत्तराखंड की सीमा 2 पड़ोसी देशों से लगती है, एक तो है तिब्बती चीन, दूसरा है नेपाल। लोकसभा सीटें आती हैं 5, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। उत्तराखंड से रिलेटेड आप कुछ प्रमुख झीलें याद रखेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल, राक्षसताल, देवताल, खुरपाताल। रूपकुंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। गौरीकुंड, नंदीकुंड और सुरपाताल झील ये सभी स्थित है उत्तराखंड में ही।
इसके अलावा भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट या आप इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना उत्तराखंड में ही की गई थी 1936 में। इसके अलावा नंदा देवी गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, ये सभी स्थित है उत्तराखंड में ही। और भारत को जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से की गई थी। इसके अलावा इसी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड ये वितरित किए हैं? तो ये वितरित किए गए हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस योजना के बारे में, ये है क्या? तो स्वामित्व की फुल फॉर्म बनती है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इसकी शुरुआत लास्ट ईयर 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसी के मौके पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के जितने भी काम हैं ये सभी ऑनलाइन हो जाएंगे, ऑनलाइन हो भी रहे हैं। और ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया, फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट ये सभी कुछ पूरी तरह से बंद हो जाने की उम्मीद लगाई गई थी। इसी पर्पज से इस योजना की शुरुआत की गई और लोगों को सुविधा हो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया था, ताकि इस पोर्टल के माध्यम से इसी पोर्टल में जो कृषि भूमि है, मतलब कि गांव की जो भूमि है, इससे रिलेटेड सभी जानकारी इस पोर्टल में मिल सके। और इसी के लिए अब प्राइम मिनिस्टर ने ई संपत्ति कार्ड ये भी वितरित कर दिया है। अब ये ई संपत्ति यानी कि ई प्रॉपर्टी ये क्या है? तो गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास, जहां वो रहते हैं, उनके आवास का इनके पास मालिकाना हक या कोई भी डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत, जो कि केंद्र सरकार ने लाई है, इस योजना के अंतर्गत शहर और गाँवों में सभी को उनकी ज़मीन के कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट मिल सकेंगे। और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से उनकी ज़मीन का सर्वे और मैपिंग भी कराया जाएगा। उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड बनाया जाएगा जिससे वो संबंधित है, जिसके बाद से लोगों को उसका मालिकाना हक डॉक्यूमेंट ये मुहैया करवाया जाएगा। और इसे ही ई प्रॉपर्टी कार्ड भी कह सकते हैं। इसी की शुरुआत की गई है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है क्लोए झाओ ने। अभी हाल ही में ऑस्कर का 93rd एडिशन रहा है। ऑस्कर जो कि फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, और क्लोए झाओ ने ये अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली अश्वेत महिला बनी है। मतलब कि अश्वेत किसे कहते हैं? जो श्वेत ना हो, मतलब कि कोई ये अंग्रेज नहीं है, पहली अश्वेत महिला बन गई हैं और ये अवार्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इन्होंने किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है? नोमैडलैंड फिल्म के लिए। अब यदि हम बात करें ऑस्कर के, मतलब कि इस साल के ऑस्कर के अदर अवार्ड की, तो बेस्ट फिल्म ये रही है नोमैडलैंड, जिसकी डायरेक्टर है यही जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है। बेस्ट एक्टर एथनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमेंड, बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ। अगला क्वेश्चन है, द टेल ऑफ हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक, ये किताब हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है यशस्विनी चंद्रा के द्वारा। और कल मैंने आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में और उनके ऑथर के बारे में बताया था। तो आज हम 5 और, मतलब कि कुल 10 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उसके ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जंगलनामा ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये लिखी गई है भालचंद्र मंगेकर के द्वारा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। ए प्रॉमिस्ड लैंड जो कि बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। ये अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट थे। और 46वें कौन है प्रेजेंट टाइम में? ये है जो बाइडन। योर बेस्ट डे इज टुडे जो कि लिखी गई है अनुपम खेर के द्वारा। आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद ने लिखी है। ओ मिजोरम ये किताब मिजोरम के जो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई इनके द्वारा लिखी गई है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये लिखी है शशि थरूर ने। इसके अलावा
द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हाउ टू बिकम अ राइटर, ये रस्किन बॉन्डी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 22वें राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में होने हैं, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स है अगले साल के, इसे होस्ट करेगा बर्मिंघम, इंग्लैंड। यदि हम कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये 1930 से हुई थी, हैमिल्टन, कनाडा से। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसे पहले ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 1930 में शुरुआत, हैमिल्टन, कनाडा से, और ये हर 4 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि अभी होना है 2022 में, जिसे कि होस्ट करेगा इंग्लैंड, बर्मिंघम के इंग्लैंड में ये आयोजित किया जाएगा। इसका जो पिछला संस्करण था 21वां, ये 2018 में आयोजित किया गया था, जिसे कि होस्ट किया था गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने। यदि हम कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं की बात करें तो पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 में होना है, इसे कतर होस्ट करेगा। इसके बाद 2026 में इसका जो नेक्स्ट एडिशन है इसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी। कौन कौन सी हैं? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये अपना देश भारत करेगा। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन फ्रांस करेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020, इसका आयोजन इस साल जापान करेगा। देखिए आयोजन तो इस साल हो रहा है लेकिन इसका नाम 2020 ही है, क्योंकि ये पिछले साल आयोजित होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये पोस्टपोन होते होते अब इस साल आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये विधेयक पारित किया गया है वॉशिंगटन डीसी के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि यूएसए में अभी कितने राज्य हैं, तो ये 50 राज्य हैं। और इसे यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये 50 स्टेट से मिलकर के, मतलब कि ये यूनाइट होकर के 50 स्टेट हुए हैं, इसलिए इसे यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। अभी तक तो हैं 50, लेकिन 51वां राज्य बनाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया है वॉशिंगटन डीसी के लिए। अब निचले सदन में ये विधेयक पारित किया गया है, तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसे आप समझेंगे जैसे कि भारत में जो संसद है इसे तो आप संसद ही कहते हैं। इसमें कि एक होती है निम्न सदन, जिसे आप लोकसभा के नाम से जानते हैं, दूसरी होती है उच्च सदन, जिसे आप राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो भारत में कोई भी कानून कैसे बनता है? दोनों में से एक सदन में, मतलब कि कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, इसके बाद जब वह प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं तब जाकर के वह जो बिल है ये एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। तो यदि हम बात करें अमेरिका की संसद की, तो अमेरिका की संसद जिसे कहा जाता है कांग्रेस, जिसमें कि जो निम्न सदन है, जैसे कि भारत में निम्न सदन लोकसभा है, वैसे यहाँ निम्न सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ की जो उच्च सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा है, वैसे यहाँ की उच्च सदन का नाम है सीनेट। तो हाल ही में ये जो विधेयक लाया गया है ये कहाँ लाया गया है? निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, जहाँ जो वॉशिंगटन डीसी है इसे यहाँ के 91वें राज्य बनाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। तो यदि हम बात करें यूएसए की, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी है डॉलर। 46वें प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि यूएसए की जो सबसे लंबी नदी है ये है मिसौरी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन। यहाँ के घास के मैदान ये कहलाते हैं प्रेरी। विश्व का पहला लिखित संविधान ये अमेरिका का ही था, जबकि यदि आपसे पूछा जाए पहला मौखिक संविधान ये किस देश का था, ये था ब्रिटेन का। लेकिन ये पूछा जाए कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मतलब कि लिखित भी है और सबसे बड़ा भी है, तो ये है अपने देश भारत का। अमेरिका के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, ये सभी ये लिया गया है अमेरिका से। और जो मोना लाओ ज्वालामुखी है जो कि स्थित है हवाई द्वीप अमेरिका में ही। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 2 गुना किया जा सके? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में अमेरिका के द्वारा की गई है।
अब ये है क्या, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्लाइमेट चेंजेस की समस्या के बारे में, यानी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के बारे में, जिससे कि पूरा विश्व जूझ रहा है। हर देश अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जो ब्रिटेन है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना था। इसी क्रम में जो न्यूजीलैंड है, ये क्लाइमेट चेंज पर कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मतलब कि हर देश अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटा जा सके। मतलब कि पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है, इसे कम करने में अपना अपना सहयोग दे सकें। तो इसके लिए जो बाइडेन है, इन्होंने यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान का अनावरण किया है, जिससे कि इन्होंने ये घोषणा की है कि अमेरिका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, मतलब कि इस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए गरीब देशों की मदद करने के लिए। अभी गरीब देश कौन है, तो अमेरिका की नज़र में तो हर देश गरीब है। मतलब कि जितने भी विकासशील देश हैं, इसे ये गरीब की नज़र से देखता है। तो इन विकासशील देशों की मदद करने के लिए इसने जलवायु वित्त को 2 गुना करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है? तो भारत के हालात तो किसी से छुपे नहीं हैं। काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है। ऐसे में जो गूगल कंपनी है, इसके द्वारा भारत की हेल्प के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। जो यहाँ के सीईओ हैं भारती मूल के सुंदर पिचई, इन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि भारत में कोरोना संकट को देखते हुए गूगल ने 135 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है। और ये जो फंड होगा, ये गिव इंडिया और यूनिसेफ के जरिए भारत को मिल सकेगा। गिव इंडिया को दिए गए फंड से उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी जो कि कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ताकि वे अपने रोज़मर्रा का खर्चा उठा सकें। इसके बाद यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसके ज़रिए ऑक्सीजन और टेस्टिंग उपकरण सहित अन्य मेडिकल सप्लाई दी जाएगी। और इसके अलावा जो गूगल के कर्मचारी हैं, ये भी भारत के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान चला रहे हैं। और अभी तक इस अभियान के माध्यम से 900 गूगल कर्मियों ने 3.7 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया है। यदि हम बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में। और इसके सीईओ भारती मूल के सुंदर पिचई है। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये किसका है, तो ये गूगल का ही है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा की गई है। तो भारत ने तो हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन किया है। जब किसी भी देश को मुसीबत के समय ज़रूरत होती थी, तो भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। उसी का परिणाम है कि अब भारत को हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ निकल करके सामने आ रही हैं। इसी क्रम में जो सऊदी अरब है, इसने मदद का हाथ बढ़ाया है। ये भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजने जा रहा है। और भारत में जो कोरोना की स्थिति बिगड़ते जा रही है, इसके लिए भारत ने ऑक्सीजन मैत्री ऑपरेशन के तहत ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे देशों से संपर्क किया था, जिसमें सऊदी अरब इसे हेल्प करने जा रहा है। सऊदी अरब, इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी सऊदी रियल। और यहाँ के जो किंग है, ये हैं मोहम्मद बिन सलमान। 2019 में सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग अब्दुल अजीज सैस, इससे सम्मानित किए गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे, तो ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, ये है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। इन दोनों के ही बीच में एक नहर है, इसका नाम क्या है? स्वेज नहर। और इसी स्वेज नहर में हाल ही में एक जहाज फंसा था, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। इस जहाज का नाम क्या है? एवर गिवन। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था जापान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।